सलाम मेरे अजीज पंको। जिन बूट स्टोरीज का 29वां पार्ट लेके मैं आ गई हूँ। इस बार की स्टोरीज लंबी हैं, ड्रॉनी है, तो लाइट्स ऑफ करो, पॉपकॉर्न लेके बैठो और चलो हम जी शुरू करते हैं। पहली ईमेल हम पढ़ते हैं। ये हमें कहते हैं कि ये बात काफी पुरानी है और तब की है जब मैं 4th ग्रेड में था। क्योंकि हमारा स्कूल को एजुकेशन था। एक दिन हमारे सारे स्कूल की लड़कियां किसी इवेंट पर स्कूल से गई हुई थी। उनके साथ ज्यादातर टीचर्स भी थे और ये इवेंट कुछ दिनों तक चलना था। हम लड़के स्कूल में फारिग बैठे थे क्योंकि हमें पढ़ाने के लिए कोई टीचर ही नहीं था। हमें जो भी टीचर पढ़ाने आता क्लास को खाली देख के हमें फ्री क्लास दे देता। बहुत सारी क्लासेस तो हम अकेले ही बैठे रहते। इसी तरह हम एक क्लास में अकेले बैठे थे कि हम दोस्तों ने हॉरर गेम खेलने का फैसला किया। इस गेम में 2 पेंसिल्स को एक पेपर पर रख के कोई सवाल पूछा जाता है और ये पेंसिल हिलकर कागज पर लिखे जवाब पर रुक जाए तो उस जवाब को एक जिन का जवाब समझा जाता है। इस जिन का नाम हम इस गेम में चार्ली तस्वर करते हैं। और क्योंकि ये गेम असली जिन के जवाबात नहीं बताती, मगर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हमें जब ये गेम खेली तो महसूस हुआ कि कोई बच्चा पेंसिल को बराबर फूंक मार रहा है। हम सब ने दूर बैठ के मुंह के आगे हाथ रखा और फिर एक सवाल पूछा तो पेंसिल फिर से हिली। हम सब थोड़ा परेशान होने लगे और कागज पे लिखे सवालों से सिर्फ मेरा नाम का जवाब आ रहे थे। मैं इन सब में सबसे ज्यादा खौफजदा हो गया, लेकिन खुद को तसल्ली दी और फिर हम लोगों ने दूसरी गेम्स खेलने का फैसला किया। दिन गुजर गया और जब मैं अगले दिन आया तो न जाने क्यों ये गेम फिर खेलने का फैसला किया। मगर जब इस बार हमने ये गेम खेली तो मेरे दोस्त की दूर पड़ी टेबल पर से उसकी पानी की बोतल और स्वेटर दूर जाके गिरा और हम सब अपनी सीट से उठकर खड़े हो गए। जब हम उसकी बोतल को उठाने लगे तो गिरे हुए पानी में एक चेहरा बना देखा। हम सब ने इसको देखकर अल्लाह से माफी मांगी और इसको एक कोइंसिडेंस समझकर भूल गए। फिर एक दिन गुजर गया। अगले दिन जब हम क्लास में आए तो क्या देखते हैं कि हमारी क्लास के दरवाजे पर किसी चीज के नाखूनों के निशान थे और ये दरवाजा लोहे का था। ये देख के हम एक दूसरे को ये कहने लगे कि शायद किसी जानवर ने किया हो, डरने की जरूरत नहीं है। और ना किसी को इसका पता था क्योंकि हमारी क्लास में सिर्फ या हम या क्लास लेने वाले टीचर्स आते थे। कोई और टीचर हमें चेक नहीं करने आता था। ये वो दिन था जब सब खराब चीजें होने लगी। दरवाजे वाले वाकये के बाद हमें हमारे एक दोस्त के टेबल के साथ दीवार पर एक औरत बनी हुई मिली जो कि बहुत अजीब सी थी और उसके साथ कुछ लिखा हुआ था जो कि हमें समझ नहीं आ रहा था, जैसे किसी और जुबान में लिखा हुआ हो। दिन गुजर गया और हम सब किसी क्लास के लिए दूसरी क्लास में गए। शायद आर्ट्स की क्लास थी और जब वापस आए तो देखा कि हम सब के लंच बॉक्सेस खाली थे और यहाँ तक कि मेरी पॉकेट में पड़े हुए बादाम भी गायब थे। इस चीज का पक्का सबूत था कि ये किसी बच्चे की शैतानी नहीं थी बल्कि कोई और मामला था। उस दिन हमारी क्लास में एक मिस आई तो हमने उनको ये सब बताया। उन्होंने हमें इस बात से टाल दिया कि बेटा ये चीजें यहाँ नहीं हो सकती, आपको वहम हुआ होगा। हम लोगों ने 2 और टीचर्स को बताया और उनसे भी यही जवाब मिला। हमने ये दिन खौफ से गुजारा और घर पहुंचकर अपनी अम्मियों को ये बातें सुनाई। मेरे ज्यादातर दोस्तों की अम्मियों ने भी उनको वहम की बात कर दी, लेकिन मेरी अम्मा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आप अल्लाह से दुआ करो और माफी मांगो क्योंकि शायद उस चीज को आपकी कोई हरकत बुरी लगी हो। अगले दिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो कुछ ऐसा हुआ कि जो मैं आज तक नहीं भुला पाया। मेरे उठने पर मुझे एक चेहरा नजर आया जो कि बिल्कुल मेरे सामने था। ये चेहरा मेरे मुंह के इतना करीब था कि मुझे उसकी नाक खुद की नाक को टच करती हुई महसूस हो रही थी। यह चेहरा काला स्याह था और इसकी आंखें लाल थी और इनमें से रोशनी निकल रही थी। ये देखकर मैंने बोलना चाहा मगर बोल ना पाया। जब मैं 2-3 बार पलकें झपकाई तो वो चेहरा गायब हो गया। इस वक्त मेरे घर में मेरे मुलाजिमीन के सिवा कोई और ना था और इसलिए मैं चुप करके स्कूल चला गया और वहाँ पहुँचा तो क्या देखा कि हमारी क्लास की सीलिंग और दीवारों के ऊंचे हिस्सों पर पैरों के निशान थे। मैं क्लास में सबसे पहले आया था और जब मेरे दोस्तों ने ये देखा तो मैम से बात करने का सोचा और जब हमने ऐसा किया तो मैम खुद हमारे साथ क्लास में आई तो ये निशान गायब थे। इस चीज ने हमें हैरान कर दिया और मैम को ये लगने लगा कि हम कोई मजाक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने हमारी बातों पर गौर करना छोड़ दिया। क्योंकि हम बच्चे थे तो हमने सोचा कि शायद उसी गेम के थ्रू हम इस चीज से ये पूछ लें कि क्या ये हमें छोड़ेगी। तो खेलने पर ये मालूम हुआ कि जब भी ये हम सवाल पूछते तो पेंसिल नो पर आती। अब तो ना हम पर मैम और ना मिस यकीन करते थे और ना मैं अपने घर वालों को बता सकता था क्योंकि वो सब किसी काम से आउट ऑफ कंट्री थे। जब मैं घर पहुंचा तो अपने बेड पर लेट
गया और मेरे वॉशरूम का दरवाज़ा, जिसको पूरा बंद करने के लिए जोर का धक्का लगाना पड़ता था, एकदम से बहुत जोर से बंद हुआ और उस दिन कोई हवा भी नहीं थी। मैं ये देख के रोने लगा और रोते रोते सो गया। नींद में ख्वाब आया जिसमें क्या देखता हूँ कि कोई चीज मुझे मेरा हाथ पकड़कर मेरे दोस्तों के गले एक खून से भरी हुई छुरी से कटवा रही है। ये देख के जब उठा तो वही चीज का चेहरा मेरे मुंह के सामने था। ये देख के मैं जल्दी से उठ गया और जाकर मुंह धोया और ये सोचा कि अपने दोस्तों को ख्वाब का बताऊं कि कहीं उनको भी नुकसान ना पहुंचे। मैं स्कूल पहुंचा तो मेरे दोस्त कहने लगे कि तुम्हारी आंख लाल और रंग पीला क्यों लग रहा है। तो मैंने उनको सारी बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं सिचुएशन को मजाक में ले रहा हूँ और ये फेक बातें कर रहा हूँ। जब ये हुआ तो मैं अपने दोस्तों से नाराज हो गया। थोड़ी क्लास के बाद हमारी ब्रेक हुई तो सारे बच्चे नीचे चले गए और जब ब्रेक खत्म हुई तो हमें वापस ऊपर जाने के लिए लाइंस बनाई। क्योंकि मैं काफी लंबा था तो सबसे पीछे खड़ा था और हमारी लाइंस उधर से ही शुरू होती थी, इसलिए मैं सबसे आगे था। मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था और क्लास के सामने पहुंचा तो दरवाजा खोला। जब दरवाजा खोला तो सामने क्लास में खड़ी एक औरत को देखा जो पूरी काली थी और इसकी टांगे लंबी और बाजू छोटे थे, मगर उसकी उंगलियां लंबी थीं जिनके आगे से खून टपक रहा था। यही चीज का चेहरा सुबह उठने पर मेरे चेहरे के सामने आता था और इसको यहाँ देखकर मैं कुछ ना बोल पाया, ना कुछ सोच पाया और कुछ कदम पीछे किए, क्योंकि सीढ़ियाँ जो कि हमारी क्लास में जाती थीं वो हमारी हाइट से छोटी थी। तो मैं सीढ़ियों से गिरने लगा था कि मेरे दोस्तों ने मुझे पकड़ लिया। मेरी तबीयत वहीं खराब हो गई और उन्होंने मुझे पकड़ के क्लास में बिठा दिया। मैं चंद मिनट तक कुछ बोल ना पाया। जब थोड़ा सा दिमाग चलने लगा तो दोस्तों ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। मैंने उनको सब बताया और उन्होंने मुझे उस चीज की तस्वीर बनाने का कहा। मैंने इसकी तस्वीर बनाई तो ये सब बहुत डर गए। ये तस्वीर बनाते हुए मैं रो भी बहुत रहा था और ये देखकर मेरे दोस्तों को भी मुझ पे यकीन आ गया। क्लास में हम सब बैठे थे कि हमारे दरवाजे के आगे से एक कुत्ते जितनी बड़ी एक अजीब सी चीज भागने लगी। इसके जैसी चीज बार बार गुजर रही थी और हम सब वहां से भाग गए और मैम के पास जाकर उनको बताया। उन्होंने जब हमें गुस्सा किया तो इनकी कुर्सी बहुत तेज घूमने लगी। हम सब ये देखकर ऑफिस में जोर जोर से चीखने और रोने लगे और हमारी मैम जोर जोर से चीखें मारने लगी। जब चेयर रुकी तो मैम बेहोश हो गई और सारा स्टाफ ऑफिस पे पहुंच चुका था। मैम का जरा चेहरा बिगड़ा हुआ था और इस पर नाखून जैसे निशान थे और बाद में हमने तो यही सुना था कि उनकी डेथ हो गई थी। हम सबको अपने अपने घर भेज दिया गया और स्कूल को मेंटेनेंस के बहाने हर 2 हफ्ते बाद बंद कर दिया जाता था। इसलिए बहुत से बच्चों ने स्कूल चेंज कर लिया और हमारी क्लास शिफ्ट कर दी गई। मगर अभी बात खत्म नहीं हुई, क्योंकि घर पहुंचने के कुछ दिन बाद सारे दोस्त इकट्ठे हुए तो उस चीज को मुखातिब करके कहा कि आप हमें माफ कर दें कि अगर हमसे कोई गलती हो गई है, हम वादा करते हैं कि आपको नहीं तंग करेंगे और आप हमें ना तंग करना। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद एक दिन क्लास लेते हुए मैंने मजाक में अपने एक दोस्त को, जो कि हमारे साथ इस सब वाक़े में था, कहा कि चार्ली हमें ये असाइनमेंट हो जाए। तो वो असाइनमेंट न जाने हमने एक दिन में ख़त्म कर ली, जबकि वो एक वीक की थी। और ये देखकर हमने उस वक्त तो ये सोचा कि चार्ली हमारा दोस्त बन गया है। लेकिन ऐसी बात मैंने फिर इस खौफ से नहीं की कि कहीं वो फिर ना तंग करने लग जाए। आज बहुत सालों बाद भी उसको अपने साथ महसूस करता हूँ। जब अकेला हूँ ऐसा महसूस होता है कि वो जैसे मेरे पास बैठा है, लेकिन ये भी नुकसान नहीं पहुँचाता। और मैंने वो स्कूल भी छोड़ दिया और उसकी एक दूसरी ब्रांच में ट्रांसफ़र कर लिया था। अब ये मेरे पास स्टोरी आई है और इस बात को ध्यान में रखना कि ये सारी स्टोरी जो जिसके साथ हुई है वो उस वक्त 4th क्लास में था। मतलब ये बच्चा 9 साल का था। 9 साल के बच्चे के साथ ही सब कुछ हो रहा है। माइंड मत करना, लेकिन जब इस तरह की स्टोरीज आती है ना, उस पर लिखा होता है ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं 4th क्लास में था, 3 क्लास में था, मैं 9 साल का था, मैं 8 साल का था। मुझे यकीन नहीं आता। बच्चे इस तरह की चीजें बना लेते हैं। मुझे नहीं पता ये स्टोरी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है, बट टू मच इज गोइंग ऑन देयर। पता नहीं, आई डोंट नो। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। मेरा नाम फातिमा है और मैं 20 साल की हूँ। वी यूज्ड टू लिव इन अ हाउस बिफोर दिस वन, जिसमें हम अभी रह रहे हैं। मुझसे बड़ी एक बहन और एक भाई है और मेरे से छोटी एक बहन। हम सबका बचपन एक ऐसे घर में गुजरा है जिसको छोड़ने का कभी हमारे गुमान में भी नहीं था। लेकिन क्योंकि हमारे साथ वहाँ पर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे जिसकी वजह से हमें वो घर ना चाहते हुए भी छोड़ना पड़ा। टू गिव अ लिटिल बैक स्टोरी, हम एक छोटे से टाउन में रहते थे इन रावलपिंडी, जिसमें हमारा घर दूर दूर तक पहचाना जाता था क्योंकि वो हमारे टाउन का सबसे बड़ा घर था। हमारे दादा अबू ने खरीदा था और फौत होने से पहले मेरे अबू के नाम कर दिया था। इट वॉज एन ओल्ड हाउस।
विद मैनी स्पूकी स्टोरीज, लेकिन अब्बू अम्मी कभी यकीन नहीं करते थे। जब से मैं छोटी थी तब से ही मुझे 2 ख्वाब मुसलसल आते थे, जिसमें मरी हुई बिल्ली और खून होता था। यहाँ कभी मैं अपने आप को और अपनी अम्मी को एक आस्ताने में पाती थी। जब भी मैं उस ख्वाब से उड़ती थी तो शदीद बुरी बदबू, जैसे कोई गोश्त सड़ा हो या करीब कोई जानवर मरा पड़ा हुआ हो, इस तरह से आती थी। मैंने अम्मी को काफ़ी बार बताया, लेकिन उन्होंने इस बात को टाल दिया कि बच्चों को बुरे ख्वाब आते रहते हैं। मैंने भी ये सोचकर इस ख्याल को दबा दिया। मगर एक बार मेरी छोटी बहन रात जो जिद करने लगी कि मुझे छत पर लेकर जाओ, हमारे लिए ये बहुत अजीब था क्योंकि उसे हमेशा से छत पर जाने से डर लगता था। अब्बू ने उसे मना किया तो उसने अब्बू की तरफ ऐसे निगाहों से देखा और एक खौफनाक आवाज में रोने लगी। मैंने उसे जोर से झंझोड़ा तो उसने एक लम्हे में मुझ पर अपने हाथ से वार कर दिया और उसके नाखून के निशान ऐसे जैसे किसी जानवर के हों मेरे चेहरे की लेफ्ट साइड पर लग गए और खून आने लगा। सेम वैसी बदबू आने लगी जैसे अक्सर रात को आया करती थी। अम्मी ने यह देख के फौरन आयतल कुर्सी पड़ी, मगर संभलने की बजाय वो और वहशी हो गई। अब्बू ने सूरह बकरा फौरन अपने मोबाइल पर लगाई और वो बेहोश हो गई। वो रात हम सब ने जाग के गुजारी कि कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। जो चीज़ें हम सबको इंडिविजुअली महसूस होती थी अब खुलकर होने लगी थी। मामा ने एक मौलवी से राब्ता किया, कुछ दम दुरूद पड़े और कुछ अरसे के लिए सुकून था। मगर कुछ अरसे बाद मेरी वो छोटी बहन आधी आधी रात को छत पर खुद ब खुद चली जाती थी और हमारे घर के लॉन में जो आम का दरख्त था उसको देखकर हंसती थी। ये मंजर जब मैंने एक रात अपनी आंखों से देखा तो मेरे पाँव के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। मैंने उसे आवाज दी मगर उसने मुड़ के नहीं देखा। मैंने 2 बार और आवाज दी कि जो कोई है मेरी बहन को छोड़ दे, मगर इस बार उसने अपना सिर्फ सर घुमाया, मगर उसका जिस्म वैसे आगे ही की तरफ था। ये देखकर जैसे जो खून मेरे जिस्म में दौड़ रहा था रुक गया हो। मैं इस सब को प्रोसेस कर ही रही थी कि मेरी छोटी बहन नीचे के दरवाजे से ऊपर आई और कहा कि ये मेरी छत है, तुम ऊपर क्यों आई। ये वक्त था जब मेरे लिए वहाँ से नीचे कूद जाना ज्यादा आसान था। क्या यकीन करना है क्या नहीं, और ये सब हो क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चीख मारते नीचे भागी और मैं देखती हूँ कि मेरी बड़ी बहन मरी हुई बिल्ली का गोश्त खा रही है। एक सेकंड के लिए लगा जैसे ये वही ख्वाब है जो मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। मैंने आयतल कुर्सी और जो सूरतें मुंह में आ रही थी मैंने पढ़ती गई। अम्मी अबू बड़े भाई के साथ एक कमरे में थे और उन्हीं मौलवी को कॉल कर रहे थे। उन्होंने कुछ विर्द बताए, सूरह बकरा की तिलावत लगाई और मेरी दोनों बहनें चीखें मारती हुई बेहोश हो गईं। उस टाइम हमें उन्हीं मौलवी ने अपने पढ़ाई करके बताया कि हमारे घर के लॉन में जो दरख्त था जो काफी सालों से उधर ही लगा है और इतना बड़ा है कि उसका कुछ हिस्सा छत को टच कर रहा है, उसके ऊपर जन्नात की फैमिली रहती है। हमने उस दरख्त को काटने और मुसीबत लाने की बजाय यही बेहतर समझा कि उस घर को छोड़ दिया जाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज उस वाक़े को 3 साल हो गए हैं और हम बाकायदगी से घर में तिलावत लगाते हैं और सभी नमाज की पाबंदी करते हैं और वो घर आज भी खाली है क्योंकि कोई और आज तक वहाँ रहने के लिए रजामंद ही नहीं है। यार ये बड़ी रोनी बात थी। बहन आपको छत पे भी नजर आ रही है, नीचे भी नजर आ रही है, बड़ी बहन बिल्ली का गोश्त खा रही है। आई मीन दैट्स स्केरी। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। दिस हैपेंड लास्ट विंटर 2021 अराउंड मिड ऑफ दिसंबर, जब बहुत सर्दी थी। मैं विलेज में था और हमारा विलेज मेन हैदराबाद सिटी से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। उधर जमीनें वगैरह हैं। सो अब्बू गए हुए थे कहीं दोस्तों के साथ दावत पर। तो उस रात क्या था, हमारी जमीन पर पानी की बारी थी। तो अब्बू ने उस रात 9 बजे मुझे कॉल करके कहा कि बेटा तुम जाओ उधर, मैं यहाँ तो नहीं जा सकता। वहाँ पे जो काम वाले फार्मर्स हैं वो बहुत ही अनाड़ी हैं, पानी वगैरह सही से नहीं देंगे जब तक मालिक खुद ना सर पे चढ़ के काम करवाए। एंड आई सेड ओके, मैं निकलता हूँ रात का खाना खा कर। मैंने डिनर वगैरह किया, जैकेट शॉल वगैरह पकड़ी और एक सर्च लाइट और शॉटगन भी उठा ली कि शायद कोई खरगोश का शिकार हो जाए। मैंने सामान शॉटगन वगैरह सब कुछ जीप में रख लिया। तो मैं निकला घर से। 10-15 मिनट में जमीन वाली औताक पे पहुंचा। वहाँ सारे जो बंदे थे फार्मर्स उनको इकट्ठा किया और हमने आग जलाई और औताक से दूर जमीन की दूसरी तरफ वाली साइड एक देवी का दरख्त के नीचे, वैसे यूजुअली देवी के दरख्त नहीं होते, झाड़ियाँ होती हैं रोड साइड पर कांटों वाले बशेस, पर वो वाला दरख्त काफी पुराना था, उसके नीचे ठंड भी कम पड़ रही थी तो वहाँ बैठ गए। फिर पानी की बारी आई रात के 3:15 बजे। सबको मैंने भेजा काम समझा के कि तुम इस साइड पर पानी देना है और दूसरों को दूसरी तरफ भेज दिया क्योंकि कम टाइम था और काम ज्यादा था। सबको काम देकर सबकी निगरानी करके मैं वापस वहाँ आग पर आकर बैठ गया। अकेला अकेला देवी के
पेड़ के नीचे आग के सामने अराउंड उस रात 4-5 डिग्री होगा टेम्परेचर और शबनम भी पड़ रही थी, मतलब बर्फ माहौल था। तो वहाँ बैठे बैठे मैं गाने सुन रहा था तो देखा कि रात के 4 बज चुके थे। मैंने कहा चलो अब निकलना चाहिए, अब घर जाके सोते हैं, काफी टाइम हो गया है। मैं निकला, जैकेट शॉल पकड़ी, गन उठाई, क्योंकि वहाँ पे जंगली जानवर भी बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कुत्ते और जंगली सूअर वगैरह जो आपको अटैक करके जख्मी कर सकते हैं। तो मेरे पास इसके लिए गन थी। फिर क्या हुआ, मैंने देखा जो रास्ता होता की तरफ जा रहा है, वो जो पानी जमीन से पलटा है उसकी वजह से पूरा पानी उस कच्चे रास्ते पर, मतलब पूरा वो जो पटरी थी पूरी पानी से फ्लडेड थी। अब मैं कहूँ कि कौन गुजरे इतनी ठंड में पानी से, दूसरा रास्ता है, हम वहाँ से चला जाता हूँ। अब मैं निकला, उस दूसरे रास्ते से जाने लगा। अच्छा, तो उस रास्ते की नौइयत यानी लोकेशन कुछ ऐसी थी कि मेरी राइट पर जमीन, लेफ्ट पर आम का बहुत बड़ा घना बाग और सामने से कब्रिस्तान है। उसको राउंड अबाउट करके रास्ता औताक की तरफ जाता है। मैंने जब वो कब्रिस्तान क्रॉस किया तो मेरे पीछे से आवाज आई, जैसे थोड़ी दूर उस आम के बाग में से दौड़ दौड़ कर पीछे पटरी पर कोई चीज खड़ी हो गई है। मैं समझा जंगली खंजीरों का पूरा कबीला बसता है, वो होगा, मुझे वो मारेगा टक्कर। मैं आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने जैसे ही पीछे वो सर्च लाइट मारी, क्या बताऊं, मतलब वहाँ एक औरत थी, आम सादे फटे से कपड़ों में, उसका डार्क ग्रे सा कलर था, उसकी आंखें काली थी, उसके चेहरे और आंखों में इतनी दहशत थी कि मैं क्या बताऊं। आई हैड अ वेपन, लेकिन मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि गन निकाल सकता। मैं बिल्कुल सामने हैंग फ्रीज हो गया, आंखें खुली की खुली रह गई। और वो जो औरत थी उसका चेहरा आई कैन नॉट एक्सप्लेन, इतना अजीब और दहशत टपक रही थी उसके मुंह से, और वो हाँप रही थी जैसे बंदा दौड़ दौड़ कर रुके। तो 10-12 सेकंड्स ही मैं वहाँ पे गुजारे। मैं हैंग पड़ा हुआ था, लाइट उसके फेस पे की। Then that shit started walking towards me. मैं बस आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की, ना आइन देखा ना बाएं देखा, सीधा दौड़ा और ताक पर वहाँ पहुंचा। मैंने 2 कुत्ते खोले और वहाँ पर एक काम करने वाला था, ट्रैक्टर का ड्राइवर था, उसे कहा कि जल्दी कर राइफल उठा, साथ जल्दी आओ, मेरे पीछे एक चीज मैंने देखी है, उसे पकड़ना है। वो मेरे साथ चल पड़ा। मैं दौड़ता हुआ वहाँ पहुंचा। उस जगह पर फुटप्रिंट्स तो थे, लेकिन वो फुटप्रिंट्स ऐसे अजीब थे कि कुत्तों ने वो सूंघने पर भी वो चीज किसी सिमत गई है पता न चला। और क्या वो इंसान थी या चुड़ैल थी या जिन था, कुछ मालूम नहीं हमें। 1-2 मिनट वहाँ सर्च किया तो अचानक एक अजीब सी खतरनाक खौफनाक किस्म की आवाज कब्रिस्तान के अंदर से आई। वो आवाज ऐसी थी कि बस दिल निकल गया। ऐसी खौफनाक लाउड आवाज मैंने नहीं सुनी। वो ऐसी थी जैसे आप समझो कि कोई हाथी और चील की आवाज को मिला दे और वो आवाज आपके चारों तरफ जोर जोर से एको कर रही हो। मैं गिर पड़ा उधर ही। पीछे देखा, मेरे साथ जो बंदा था वो कब का भाग चुका था। एंड आई वॉज अलोन देयर ओनली विद माई 2 डॉग्स। बस मैंने भी फिर वापस डॉग्स को लिया, भागा, औताक पहुंचा। मुझे 103 बुखार हो गया था, जो कि मैंने रियलाइज भी नहीं किया। फिर दूसरे दिन बाद पता चला कि वहाँ उस बाग और कब्रिस्तान में एक चुड़ैल का बसेरा है जो कभी नॉर्मल इंसान हुआ करती थी, और रात को वो वहाँ उस रूट से गुजरते हुए लोगों पर हमला करके उन्हें जख्मी करती है। लेकिन शुक्र है मालिक ने, उसने मुझे बचा लिया। उसके बाद फिर से वो बहुत से लोगों को नजर आती है, और कुछ दिन पहले उसने एक बच्चे को शदीद जख्मी किया था। अभी भी वो उस इलाके में है, लेकिन जब भी कोई उसे मारने जाता है तो वो मिलती नहीं, वो सिर्फ अकेले लोगों के पीछे हमला करती है। यार, अगर ये ज्यादा पुरानी बात नहीं थी तो क्या होता अगर आप मोबाइल निकाल के कैमरा ऑन कर लेते। नहीं, मुझे कंटेंट अच्छा मिल जाता वीडियो के लिए, जरा एक क्लिकबेट सा थंबनेल बन जाता पर खैर, आई होप यू आर सेफ नाउ। अगली स्टोरी भी हमें इन्हीं की तरफ से आई है। ये कहते हैं कि ये बात है 2019 की मॉनसून की, जब सारे कजन्स और रिलेटिव्स ने प्रोग्राम बनाया कि हम जाएंगे थरपारकर घूमने, जो कि एक हिल स्टेशन टाइप है डेजर्ट के बीच में। सो मॉनसून का सीजन था तो प्रोग्राम बना और हम हैदराबाद से निकले। हम अराउंड 11-12 लोग थे, तो हमने वैन करवाया और निकले घर से। हम घूमे फिरे, बारिश को एंजॉय किया और हम रात इन नगर पारकर सिटी, जो कि थरपारकर डिस्ट्रिक्ट सिंध में है, जो बिल्कुल इंडियन बॉर्डर के साथ है। तो मेरे वालिद साहब के दोस्त थे, उनका बेंगलो था, वहाँ सब चीजें मौजूद थी रिहाइश के हिसाब से। हमें करोंजर माउंटेन्स जो है वहाँ पे, उसे उतरते उतरते रात के 8 बज गए, और हमारी जो वैन थी वो अचानक विदाउट एनी रीजन स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तो हमने फिर उसे धक्का लगाया और ननगर शहर से आउटर साइड में वो बेंगलो था वहाँ पहुंचे।
वहाँ पर जो एक ही केयर टेकर था एंड ही वाज कोहली नॉन मुस्लिम। सो जो मेन बेंगलो की बिल्डिंग थी वो बंद थी और बाहर लॉन वाली साइड 2 कमरे, 2 वॉशरूम और एक किचन था। हमने गाड़ी से सामान उतारा और वो केयर टेकर हमें वहाँ छोड़कर कहीं चला गया। असल कहानी शुरू होती है अब। हमने सामान वगैरह उतारा, मैं एंड में था, मैंने कीज निकाली और जैसे ही मैं मुड़ा हूँ आगे जाने के लिए तो हेडलाइट्स वेंट ऑन। गाड़ी की हेडलाइट्स हाई बीम पर खुल गई। मैंने अपने कजन को गालियां देनी शुरू कर दी कि यार ये क्या बेगैरती है, और वो कसमें खा रहा था कि मैंने नहीं की लाइट्स ऑन, खुद ही हुई हैं। हमने इग्नोर किया ये सब। हम जाके डिनर बनाने की तैयारी करने लग पड़े। बाय द वे पूरी पार्टी का मैं शेफ था, तो मैंने कुछ चावल वगैरह बनाने थे तो मैंने चावल भिगोए और साइड में करके दूसरी साइड दूसरी चीजों को प्रिपेयर करने लगा था। तो अचानक एक कजिन ने जोर से आवाज लगाई कि ओ खोता चावल खा रहा है, भगाओ उसे। तो मैंने दौड़ लगाई कि शायद होंगे खोते इधर, तो लाइट थी नहीं इतनी। मैं गया उधर, वहाँ तो कोई खोता था ही नहीं। फिर मैं फिर से उनको बुरा भला कहने लगा कि पहले से ही मेरा दिमाग खराब है, ऊपर से मैं समझा कि वो चवले मार रहा है। तो मैंने फिर डिनर बनाया और हैरान कुन बात उसी एक बर्तन में बनाया था। उसी में कुछ चावल फुली कुक्ड थे और कुछ बिल्कुल कच्चे थे। I mean, बात सेंसेस से बाहर है कि ये कैसे हो सकता है कि कुछ चावल पके में और कुछ बिल्कुल कच्चे हैं, और एक ही निवाले में आधे कच्चे और आधे पक्के चावल आ रहे हैं। मैं शेफ था, मुझे गालियां पड़ी, सबने मुझे बहुत सुनाया। तो मैंने मजाक मजाक में ये सारे साइंस इग्नोर करता गया। तो चलो अब सब बैठे खाना खा के बातों पे, तो अचानक जो बाउंड्री वॉल थी बेंगलो की, उसके साथ पूरी लाइन में खजूर के दरख्त लगे हुए थे एंड दे ऑल स्टार्टेड मूविंग लाइक इट वाज अ स्टॉर्म। हम हैरान कि मॉनसून के सीजन में इतनी घुटन में ये तेज हवाएं आखिर आ कहां से गई हैं, लेकिन फिर भी हमने रियलाइज नहीं किया था और इग्नोर मारा और सोने की तैयारी शुरू कर दी। रात के 1-2:30 बजे के करीब थी। सोने के लिए चारपाइयां हमने एक एक करके लाइन से लगाई हुई थी और वो जो केयर टेकर था खामोशी से आया, सब कुछ ठीक करके सेट करके फिर गायब हो गया, पता नहीं कहाँ। मैं सो गया, थकन थी काफी, और अचानक रात के 3 के करीब जो मिडिल चारपाई वाला मेरा कजन था वो सोया हुआ था। ही बिगेन टू स्क्रीम कि बगैर तो मुझे मत मारो, नहीं मारो मुझे, मैं बाबा को फोन करके बुला लूंगा, तुम सब मुझे मिलकर बहुत मार रहे हो। एंड देन हम जैसे उठे देखा तो उसकी टांगे जो हैं वो चारपाई के नीचे जो रस्सियां बंधी होती हैं उनके नीचे से आधे से ज्यादा नीचे लटक रही थी और वो ऐसे तड़प रहा था जैसे उसको 10-15 बंदे मिलके मार रहे हो। हम गए, उसे उठाया, पानी वानी पिलाया। उसने कहा कि बगैर तो इतना गंदा मजाक किया है मेरे साथ, तुम सब ने मिलके मुझे इतना मारा है, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तो हम सब ने कहा कि जानी हम तो सब सो रहे थे। फिर हमें शक होने लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है। फिर हम सब दोबारा जाके सो गए। तभी अचानक रात के 4 बज रहे थे तकरीबन, तो जो बंगलो के अंदर से जोर जोर से आवाजें आने लग पड़ी जैसे कोई चम्मच से स्टील की प्लेटों को बजा रहा है। उनकी आवाज ऐसी थी जैसे एको साउंड, धस धस धस। हम सब उठ खड़े हुए, बस सबने एक ही लफ्ज कहा कि यहाँ से निकलो, यहाँ पे कोई बहुत बड़ी आफत, सुबह तक यहाँ से हमें मुर्दा वापस जाएंगे। मैंने कहा कि अब तो गाड़ी भी खराब है, फिर भी इन द स्टेट ऑफ क्राइसिस आई रैन टूवर्ड्स द व्हीकल। मैंने जब पहली दफा कोशिश की तो वो स्टार्ट हो गई। जो गाड़ी हमने 4-5 किलोमीटर धक्का लगाया था और 1000 बार स्टार्ट करने की कोशिश की थी वो नहीं हुई और अब एक दफा में ही स्टार्ट हो गई। हम सब गाड़ी में बैठे और गेट पर वो अजीब सा मिस्टीरियस केयर टेकर बैठा हुआ था, ना कुछ बोला ना कुछ पूछा, बस गेट खोला, हम निकले बाहर। कोई हवा शवाई नहीं, सब कुछ नॉर्मल। अंदर तो बिल्कुल जैसे हवा का तूफान आया हुआ था और जो खजूर के दरख्त थे और दूसरे पर वो ऐसे हिल रहे थे जैसे भी टूट के गिर जाएंगे। हम जैसे ही गेट से बाहर निकले, जो कजन ड्राइव कर रहा था, बहुत हल्की आवाज में उसने कहा कि अपने लेफ्ट साइड पर देखो। मैंने जैसे ही देखा तो घुटनों पर एक नॉर्मल कपड़ों में बिल्कुल सफेद चेहरे वाली नीम के पेड़ के नीचे औरत बैठी थी। अस्तगफिरुल्लाह, क्या बताऊं, अल्लाह अल्लाह करके वहां से निकले। सुबह सीधे 7 बजे हैदराबाद घर पहुंचे। वो खराब गाड़ी रास्ते में कहीं भी बंद नहीं हुई थी। ये भी उन्हीं का वाकया जिनके साथ पहले हुआ था। I mean, जस्ट इमेजिन करो मेरे पास एक वीडियो होती कि बेंगलो के अंदर के दरख्त पागल हो रहे हैं, टूटने वाले हैं और बाहर सन्नाटा है। अच्छा लगता, मजा आता। खैर आई होप आइंदा आपके साथ कोई ऐसा वाकया ना हो। अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं जो कि लास्ट स्टोरी है। ये कहते हैं कि मेरे चचा और चाची बलूचिस्तान में रहते हैं। चाचू इतने वेल ऑफ नहीं हैं, वो हब के इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में काम करते हैं। लेट नाइट तक अपनी फैक्ट्री ऑफिस में होते हैं और चाची घर में अकेली होती हैं क्योंकि उनके कोई बच्चे भी नहीं हैं। अब इंडस्ट्रियल एरिया आबादी से दूर जरा हटकर बने होते हैं तो वहाँ अमूमन ऐसी मखलूक़ात ज्यादा भी मौजूद होती हैं। ये सब कब से स्टार्ट हुआ मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन शुरू में छोटी छोटी वियर्ड चीजें होती थी। वो इंडस्ट्रियल एरिया की सोसाइटी में रहा करते थे।
छोटे छोटे वाकयात होते थे चची के साथ, जैसे दरवाजे खुल के बंद होना, लाइट रेंडमली ऑन ऑफ हो जाना वगैरह। मेरी चची बहुत पढ़ती पढ़ाती हैं और नमाज की पाबंद भी हैं, उनको ये चीजें महसूस हो जाती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जरा इंटेंस होते गए। एक दफा चची किचन में खाना पका रही थी तो वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ कि पीछे कोई खड़ा है और जैसे सांस ले रहा हो। वो ठीक उन्हें क्लियर महसूस हुआ। फिर एक दफा जब वो सोने लेटी बेड पर, एक साइड करवट ली जो तो दूसरी साइड थी, वहां पर वाज़ेह तौर पर बेड डिप हुआ जैसे कोई बैठा हो, और बेड क्योंकि लकड़ी का था तो आवाज भी आई। अच्छा खासा प्रोमिनेंट था कि जैसे कोई आके बैठा है या लेटा है। ये दो वाकयात कुछ दिन के गैप से हुए। दिस मेड चची रियलाइज कि हाँ वाकई में कुछ है। उन्होंने चाचू को बताया। चाचू ने अपने ऑफिस के दोस्त से ये डिस्कस किया जो कि वहाँ पहले रहा करते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस घर में तो हम रह चुके हैं और ऐसा तो वहाँ पे कोई सीन ही नहीं हुआ हमारे साथ। खैर चाचू चाची दम दरूद करते रहे। नमाज की पाबंदी तो पहले भी करते थे, अब रेगुलर बेसिस पे तिलावत भी ऊंची आवाज में लगा दिया करते थे। खैर ये चीजें फिर नहीं हुई तो वो भी लोग सुकून में आ गए। हाँ ये जरूर था कि लगता था कि कोई खड़ा है सहन में, या लाइट और दरवाजे का बंद खुल हो जाना, वो सब चलता रहा। कुछ टाइम बाद वो वहाँ से कुछ गलियां छोड़ के दूसरे घर में शिफ्ट हो गए, क्योंकि जो कुछ भी हो, जितने भी पुरसुकून जिन क्यों ना हो, इंसान जिसको पूरा दिन अकेले रहना हो घर में तो उसको डर तो लगेगा ही। खैर वो हो गए शिफ्ट। अब क्रीपी चीज ये हुई कि न्यू घर में भी ऐसे ही छोटे छोटे वाकयात होना शुरू हो गए। लाइट, दरवाजों के अलावा चीजें अपनी जगह से गायब होना, गुमी हुई चीजें अचानक मिल जाना वगैरह। बीच में मेरे भाई की शादी हुई तो वो लोग हमारे पास कराची आए हुए थे। वापस जाने के बाद जब चची अनपैकिंग कर रही थी तो उनको अपने वो बॉक्स नहीं मिल रहा था जिसमें उनकी गोल्ड की ज्वेलरी थी। अब वो बहुत परेशान हुई और हमें फोन किया कि चेक करें अगर वहाँ रह गया हो। हम भी परेशान हुए, पूरा घर छान लिया लेकिन नहीं मिला। चाचू लोगों का घर बहुत छोटा सा था, सिर्फ एक बेडरूम, लाउंज और किचन टोटल, तो उन्होंने तो घर छान मारा, उन्हें नहीं मिला। वो बहुत रोई, परेशान हुई। हम अलग शर्मिंदा कि हमारे घर से किसी की कोई चीज गायब हो गई है, लेकिन चची ने खुद कहा कि नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने बैग के चोर खाने में लॉक करके रखा था और उसका ताला भी था, एंड आई एम 100% श्योर कि मैं लाई थी अपने साथ। अगले दिन वो सेम बॉक्स जिसमें जेवर था वो उनको अपने बाथरूम के काउंटर पे पड़ा मिला जहाँ शैम्पूज वगैरह रखते हैं। उन्होंने हमें बताया और सब ने सुकून का सांस लिया कि चलो मिल गया, लेकिन कैसे मिला ये नहीं बताया। ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। बात यहाँ तक पहुंची कि खून के छींटे और खाने पीने का सामान गायब होना शुरू हो गया, खास तौर पर मिठाई या मीठी चीजें। एक्सट्रीम पर बात तब पहुंची जब एक संडे को चाचू चाची टीवी देख रहे थे और उनके सामने एक लंबा सा हेवला जो एक आदमी की फॉर्म में था, लिटरली उनके सामने ही लाउंज की एक दीवार से निकला और फ्लोट होता हुआ दूसरी दीवार में घुस गया। बस ये वो पॉइंट था जब ये दोनों वाकई में खौफजदा हुए और घर से बाहर भागे। ये सब हुआ भी दोपहर के 1-2 बजे था। वो पूरा दिन और पूरी रात उन्होंने अपना बराबर वालों के घर गुजारी और नेक्स्ट डे एक बुजुर्ग आलिम थे उनकी सोसाइटी की मस्जिद में उनको लेकर आए। उन साहब ने तफसील से सारा कुछ ऑब्जर्व किया और फिर उनको ये बताया कि ये जो भी है ये उनके साथ साथ ही आए हैं, मतलब सबसे पहले घर से इनके साथ यहाँ तक आए हैं। ये जिस घर की बात कर रहे हैं वो घर इन 2 घरों से भी पहले का था। उस घर से ये दोनों इसलिए शिफ्ट हुए थे कि चाचू को इंडस्ट्री से दूर पड़ता था। उस घर में नमाजों के टाइम एक बाथरूम से पानी खुलने बंद करने की आवाजें आती थी। उन बुजुर्ग ने कहा कि ये जिन आपके साथ ही रहना चाहते हैं क्योंकि आप लोग घर में शोर नहीं करते, पाकीज़गी का ख्याल रखने वाले हैं। एंड द रीजन कि कुछ दिन वो अपनी प्रेजेंस का एहसास इतना वाज़ेह तौर पर दिखाते थे वाज दैट कि आप लोग पाकीज़गी बरकरार रखें, क्योंकि सीन ये था कि चचा एक्चुअली सिगरेट बहुत पीते थे। तो बेसिकली वो जिन अपनी प्रेजेंस तब जाहिर करते थे जब जरा ज्यादा नापाकी हो जाती थी। खैर चच्चू चची ने कहा कि हमें बहुत डर लगता है, हम ख्याल तो जरूर करेंगे लेकिन आप इस सिलसिले को खत्म करें किसी भी तरह। फिर उन बुजुर्ग ने पढ़ाया और दम वगैरह भी किया, साथ ही उनको लोहे कुरानी भी लगाने की हिदायत दी। इस तरह से ये सिलसिला किसी हद तक खत्म हो गया। पर चलें जी, आई होप आपके चचा चाची अब तंग नहीं होते होंगे और सब कुछ नॉर्मल हो गया होगा। ये आज की 4 स्टोरीज थी। तुम्हारी इसमें से फेवरेट स्टोरी कौन सी है मुझे नीचे बताओ। अगर तुम्हारे पास कोई स्टोरी है तो मुझे ईमेल करो। यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम मत किया करो, मैं वहाँ स्टोरीज नहीं पढ़ पाती। मुझे यहाँ पे ईमेल करो या नीचे कमेंट्स में लिखो। और अगर कोई तस्वीर है, कोई वीडियो है, कोई प्रूफ है तो मुझे वो भी भेजो। अगर अच्छा हुआ तो मैं उसको अपनी अगली वीडियो में शामिल करूंगी। और आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलती हूँ तुमसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।